हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करते हैं चैप्टर 10। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, हम प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, फ्यूचर का, सॉरी, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस टेंस का हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो मोमेंट हमारा फ्यूचर में आने वाला हो, ये हमारी प्रेजेंट लाइन है। जो देखो यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ फ्यूचर है। देखो, हम अब ना पास्ट की बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ना प्रेजेंट। अब हम करेंगे अपकमिंग, जो भी मोमेंट होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है, ठीक है, एडवर्ब्स है या टाइम एक्सप्रेशन है जो फ्यूचर मोमेंट को बताते हैं। जैसे सून है, सून का यूज करते हैं जल्द ही, जल्द ही मतलब आने वाला हो। ठीक है, शॉर्टली भी इसी तरह का सेंस होता है। इन ए फ्यू मोमेंट की मतलब कुछ ही देरी में होने वाला हो। टुमारो हो गया जो आपका आने वाला कल होता है। प्रेजेंटली, ठीक है, प्रेजेंटली मतलब इसी वक्त होने ही वाला हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर, इस टाइप के, क्योंकि इनका सेंस होगा आने वाले समय से को लेकर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे भी क्या होगा, फ्यूचर में ये इंडेफिनिट होगा। या तो देखो, फ्यूचर का ये इस जगह भी ये मोमेंट हो सकता है जस्ट हमारे जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का जो टाइम है उसके जस्ट थोड़ी देर की बात भी हो सकती है। उससे थोड़ा काफी टाइम हो चुका हो। ठीक है, उसके बाद हो एक्शन। ठीक है, इस तरह से इसकी टाइमलाइन भी इसी तरह की होती है। तो यहाँ पे ये भी फ्यूचर में क्या होता है, इनडेफिनिट होता है फ्यूचर में। कहीं इसकी डेफिनिट वो हमें पता नहीं लग पाता इसमें। जिस तरह से हमने प्रेजेंट में पढ़ा था इनडेफिनिट, पास्ट में पढ़ा था, बट पास्ट का पास्ट में ही रहा और प्रेजेंट का प्रेजेंट में था। और फ्यूचर में भी क्या होगा, फ्यूचर में भी इनडेफिनिट होगा। हो सकता है ये मोमेंट हमारे प्रेजेंट टेंस के जस्ट बाद में भी हुआ हो, और आपका मिडिल में भी होएगा, या आपका आने वाले समय में काफी लेट भी हो सकता है। बट होगा ये पूरा का पूरा किसमें, फ्यूचर वाले पार्ट में। वहां पे क्या होगा, ये इनडेफिनिट होगा हर मोमेंट पे। ठीक है, वो उसकी डेफिनिट वो हमें यहाँ से आइडिया आ पाएगा, इसलिए कहते हैं इसे फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आई विल कम बैक शॉर्टली, यानी कि इसने ये तो कहा कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बट दोस्तों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल यूज कर दी। ये कैसे यूज हुई, ये मैं आपको अभी आगे जाके बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब किस तरह से। बट फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए, आई विल कम बैक शॉर्टली, ठीक है, कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बट वो कंफर्म नहीं है। क्या नहीं है? कंफर्म, सॉरी, कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये इस बात को लेके कंफर्म नहीं है। बट वो कह रहा है, ये एक अनुमान है उसका, मतलब फ्यूचर से लेके बात कर रहा है, आएगा कब वो, फ्यूचर में। बट ये कंफर्म नहीं कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है, in the future which action is more certain than the action in future indefinite is used in the present continuous tense। अब देखिए, अगर फ्यूचर में कोई एक्शन हो रहा हो और आपको लग रहा है वो एक्शन निश्चित ही होने वाला है, क्या है, निश्चित ही होने वाला है, वो एक्शन क्या है, कंफर्म होने वाला है। ठीक है, वो एक्शन क्या है, कंफर्म होने वाला है। कब? आने वाले टाइम पे, आने वाले समय में कंफर्म होने वाला है। तो उसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। या तो आप कह दीजिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाइए उस टाइप के सेंटेंसेस को, या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी उनको बता सकते हो जो ज्यादा मोर सर्टेन है। जैसे मैं कहूँ दे आर कमिंग टुमारो, अब आप यहाँ पे देखिए आर यूज करा जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बट वो आएगा टुमारो, आने वाले टाइम पे आएगा। देखो आएगा तो वो कब, टुमारो, यानी कि फ्यूचर को लेके बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बट ये सर्टेन है। अगर उसका ये आने का जो प्लान है ना, अगर वो फिक्स है कि वो पक्का ही आएगा, तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बोल के आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हो, अगर सर्टेन है। क्योंकि जब भी आप किसी को कहोगे कि देखो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपने कहा कि आई विल कम, आई विल कम,
ठीक है, आपने आप कहते हो कि आई विल कम टुमारो। क्या कहते हैं? आई विल कम टुमारो, ये आपने कहा। ठीक है, और एक टाइम पे आप कहते हो कि आई कमिंग टुमारो। टुमारो, आप इन दोनों बातों को समझे। एक तो कह रहे आप आई विल कम टुमारो, एक कह रहे आई एम कमिंग टुमारो। आप यहाँ पे देखिए, आप विल यूज करा आपने, ठीक है, तो इसका मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर यानी कि कल जो है आने वाला समय होता है, ठीक है, तो फ्यूचर का है। बट यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ आई विल कम टुमारो, इसका मतलब मैं निश्चित नहीं हूँ, मेरा कंफर्म नहीं है आना, बस मैंने बता दिया है आपको कि मैं शायद आऊंगा, बट कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म मान के नहीं चलिए। अगर मैं आपको कह दूं कि आई एम कमिंग टुमारो, इसका मतलब मैं क्या हूं, अब निश्चित हूं कि टुमारो से तो देखो, टुमारो से तो ये पता चला कि मैं आऊंगा कब, कल। बट जब मैंने इस पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करा यहाँ पे, तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा आना क्या है, कंफर्म है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जब आपका कोई प्लान कंफर्म नहीं है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा आना कंफर्म है, तो आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, राम विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, राम विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। राम जो है, ठीक है, राम जो है एग्जाम को देगा कब, नेक्स्ट मंथ में देगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में देगा एग्जाम को। ठीक है, राम। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मैंने विल यूज करा, इसका मतलब मैं ये श्योर हो जाऊं कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज कर रहा हूं। ऑफ कोर्स, अब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज कर रहा हूं तो ये बात तो कंफर्म है कि जो उसका एग्जाम है तो वो अनिश्चित है, अनिश्चित है। हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने के पूरे चांस है, इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि होंगे। ठीक है, कंफर्म नहीं है। अगर मैं इसी बात को ये कहूं कि Ram's examination is going to uh, hold इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगर मैं इस तरह से कहूं कि होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में, इस टाइप से, तो वो अगर आईएनजी फॉर्म या मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस इस बात को बोलता तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, इसका मतलब वो ज्यादा कंफर्म होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, ऑल्सो एक्सप्रेस इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, आप कंफर्म देखो, जो आपका सर्टेन एक्शन हो ना, सर्टेन हो, कंफर्म है, उसको आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही कह दीजिए, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। जैसे आई शेल वी, यहाँ वी आ जाएगा, फिर गोइंग आईएनजी फॉर्म आती है, ये मैं आगे वाले चैप्टर में बता दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में, कि ये किस तरह से ये वी आ रहा है और आईएनजी फॉर्म किस तरह से ले रहा है। ठीक है, देखो टुमारो से तो ये पता चला, इससे हमें ये पता चलेगा कि हम आने वाले समय की बात करें, टुमारो, शॉर्टली, सून, ये वर्ड्स ये बताएंगे कि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आई विल बी अराइविंग सून, देखो इस सून से पता चला कि आने वाले समय की बात हो रही है। ठीक है, आई विल बी अराइविंग, मैं आने वाला हूं। जब मैंने ये कहा आई विल बी अराइविंग सून, मीन्स मैं काफी कंफर्म हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ आने के लिए, मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब होता है यहाँ पे। आप इसको समझे, जब भी आप फ्यूचर का कोई एक्शन को करें तो आप तीन तरह से इनको यूज कर सकते कंफर्म के केस में। ठीक है, कंफर्म के केस में एक तो आप उसको रख सकते हो किसमें, प्रेजेंट के, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। और सेकंड आप रख सकते हो इसको किसमें, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में। समझे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और थर्ड रख सकते प्रेजेंट के ही इंडेफिनिट में, या फिर प्रेजेंट का सिंपल कह सकते हैं। ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो तीन तरह से आप रखोगे किस टाइप के एक्शन को, जो निश्चित है। अगर आपको निश्चित कोई बात कहनी है कब की, फ्यूचर की, तो आप इन तीनों में
रख सकते हैं। और आप अगर फ्यूचर में रख रहे हैं तो आप वो बात कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे? ही अराइव्स फ्रॉम द कनाडा नेक्स्ट ईयर। देखो नेक्स्ट ईयर से ये पता चला कि भाई ये जो होने वाली है घटना, ये होनी है अगली साल। कौन सी साल? अगली साल, जो आने वाली साल है, आने वाली साल है, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, फ्यूचर हो गया ना, आने वाला जो ईयर होगा वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर मोमेंट। देखो ही अराइव्स फ्रॉम द कनाडा नेक्स्ट ईयर, मतलब वो कनाडा से कब आएगा, नेक्स्ट, ही अराइव्स फ्रॉम कनाडा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वो कनाडा से नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी कि मैंने अराइव्स यूज करा, यानी कि एस लगा दिया, एस लगा दिया मैंने अराइव के बाद, यानी कि किसका है, प्रेजेंट सिंपल में ऐसा होता है, ठीक है। हम ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं जब हम सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगा देते हैं पॉजिटिव वाले सेंटेंस में। देखो आएगा तो नेक्स्ट ईयर, बट हम इसको अराइव्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम काफी श्योर है उसका आना श्योर है। अगर इसी केस में मैं कहता ही विल अराइव ही विल अराइव फ्रॉम कनाडा कनाडा नेक्स्ट ईयर, तो अगर मैं इसी सेंटेंस की इस तरह कहता तो यानी कि उस नेक्स्ट ईयर आएगा तो, बट मैं कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्या नहीं होगा, कंफर्म नहीं है अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज कर रहे हैं। कंफर्म करने के लिए आप इनमें से यूज कर सकते हैं, या तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोले, या फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोले, या प्रेजेंट सिंपल में कहें तो बात कंफर्म होगी। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर गोवा टुमारो। देखो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला समय, आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं, जो आने वाला हो, ठीक है, उस कल को हम टुमारो कहेंगे। है तो ये फ्यूचर का है ना, क्योंकि प्रेजेंट हमारा यहाँ है और आना ये फ्यूचर में है, ठीक है। आगे ये कल तो फ्यूचर का है ना, भविष्य हुआ ना, ये तो अभी तो नहीं हो रहा है। तो जो भविष्य में कोई घटना हो रही हो, ठीक है, और ये दिन ये यहाँ से शो करेगा कि ये कब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टुमारो। बट ये लीव्स देखो निकलेंगे कहाँ के लिए, गोवा के लिए। कब निकलेंगे, टुमारो। निकलेंगे तो कल, बट फिर भी हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो गोवा जाना है वो क्या है, कंफर्म है। क्या है, कंफर्म है, वो जाएंगे ही जाएंगे, समझे। तो ये टुमारो से तो हमें ये पता चलेगा कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, टुमारो, सून, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इस टाइप से। बट ये जो दिखाएगा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर यूज कर रहे हैं, या फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, ये हमें बताएगा कि ये जो एक्शन है ये आपका कंफर्म है, निश्चित है, प्री प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, होना ही होना है, ठीक है। अब देखिए शैल और विल, आप यहाँ पे एक चीज को और ध्यान रखें, शैल और विल क्या है, मोडाल वर्ब्स भी है। क्या है, मोडाल मोडाल वर्ब्स भी है शैल और विल। और मोडाल वर्ब्स कौन कौन सी होती है, शैल हो गया, ठीक है, आपका विल हो गया, वुड हो गया, और कुड हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, और आपका माइट हो गया, और आपका वुड, कुड, माइट, शैल, शुड हो गया, ठीक है, शुड हो गया, और भी है, और आगे भी मैं इस बारे में बताऊंगा। जो ये मोडाल वर्ब्स होती है, इनका नेचर आप एक बात कंफर्म रखिए दिमाग में, कि जब भी आप मोडाल वर्ब को यूज करोगे, क्या यूज करोगे, मोडाल वर्ब्स जब भी आप यूज करोगे, उसके बाद जो भी वर्ब आएगी ना, एक्शन वर्ब आएगी, वो याद रखें वो फर्स्ट फॉर्म की आएगी। ये बात हमेशा दिमाग में बिठा दो, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मोडाल वर्ब के बाद ना तो सेकंड फॉर्म कभी फॉलो होती है, ना ही थर्ड फॉर्म, ना ही आईएनजी फॉर्म, डायरेक्ट नहीं होगी। सबसे पहले आपको इसके बाद तुरंत मेन वर्ब जो इसके साथ आएगी, ठीक है, इसके साथ मोडाल वर्ब के साथ आपको क्या करना होगा, आपको वर्ब रखनी होगी मोडाल वर्ब के साथ, ठीक है। जो आप वर्ब रखोगे वो रखेंगे फर्स्ट फॉर्म की वर्ब, ठीक है। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करती है मेन वर्ब में, ठीक है। मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म की रहेगी, राइट, हमेशा, ये याद रखें हमेशा, ठीक है। नोट एक बात दे रहा है, वी विल डिस्कस अबाउट द वी विल डिस्कस
अबाउट नहीं आएगा। वी विल डिस्कस द मोडल वर्ब्स इन अदर चैप्टर थोरोली, ठीक है, कि जो दूसरा चैप्टर होगा उसमें हम स्पेशली वो पढ़ाएंगे। यही बात मैंने यहाँ कही है, नेक्स्ट मैंने उसको बताया है कहीं बीच में, ठीक है। जैसे इस जो मेन वर्ब होती है किसकी, जिस टेंस की हम बात कर रहे हैं, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। सिंपल भी इस टेंस को बोलते हैं इंडेफिनिट को, ठीक है, क्योंकि सिंपल होता है, वैसे सिंपल होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है, ये नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको याद रखनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल और विल, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मैं पहले कहा था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, मैंने हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बट इसमें आप एक चीज ध्यान रखने, सिंपल रहेगा, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव इस तरह का कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है, ना इंटेरोगेटिव, सिंपल रहता है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल। अब आपको ध्यान रखना आई और वी, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, इसमें इसमें थोड़ा सा यहाँ पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसको आप थोड़ा सा देखना, ठीक है। आई और वी के साथ शैल आएगा, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है। आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं इसे, आप खुद बताइए। जब मैं आई की बात करूंगा तो मैं, ठीक है, मैं यानी कि खुद, और जब मैं वी की बात करेंगे तो हम, यानी कि इसमें भी मैं खुद भी हूं, इसमें मैं खुद भी हूं। इन दोनों केस में हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि खुद को बात करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं इसे, क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कौन होता है, जैसे यू है, यू है, तो अगर हम फर्स्ट पर्सन अगर बात करेगा तो सेकंड पर्सन से ही करेगा, ठीक है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई डायरेक्ट आदमी होगा कोई सामने, यानी कि मैं अगर बात करूंगा तो सेकंड पर्सन से करूंगा, जो कि एक यू हो सकता है जिसको हम कहेंगे तुम, ठीक है। आप, तुम हो गया। अब आप बताइए, अगर मैं दे, ही, शी और इट, इनको मैं मानूंगा कौन से, थर्ड पर्सन, कैसे, यू तो हो गया सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन क्यों है, आप मुझे बताइए। जब आप दे की बात करते हैं तो वो हो गए वे, क्या आप कभी भी वे तब कहते हैं, मान लीजिए मैं बात करनी है मुझे, मैं इस बंदे से, मुझे इससे बात करनी है, तो क्या इसके लिए मैं ये वे यूज करूंगा, नहीं, ठीक है। अगर ये एक से ज्यादा है तो भी मैं वे यूज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि फिर मैं इनसे, अगर ये मेरे सामने ही है या मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ और ये मेरे ही पास है, तो मैं तो हुआ फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो सकते हैं सेकंड पर्सन, क्या मैं इनसे इस तरह से बात करूंगा कि वे आ रहे हैं ऐसे, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, मैं इनको तुम बोलूंगा, यानी कि यू बोलूंगा उस टाइम, इसलिए ये क्या होंगे, ये होगा सेकंड पर्सन, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, ठीक है। और वे, ये तुम होगा। और जब मैं वे की बात करूंगा, जैसे माना मैं हूं, तो मैं अ, किसी बंदे से बात करूंगा तो मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, जो जिसकी भी मैं बात करूंगा ना, तो वो थर्ड पर्सन होगा। वे, या अगर मैं वे कहूंगा या ही कहूंगा तो वह, यानी कि मैं तीसरे की बात होगी ना, हम उसके बारे में बात करेंगे ना, तीसरे पर्सन के बारे में, ठीक है। इस टाइम हम इसको वह नहीं बोल सकते, इनको वह नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसी और से, बट हम बात करें किसी तीसरे की, ऐसे लोगों की बात करें जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास नहीं है, तो इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। ये क्या हुआ, ये हुआ थर्ड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन होता है, तुम, जिसको हम कहेंगे यू, यू हो गया सेकंड पर्सन, और आई हो गया, आई क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है सारे के सारे जिनको हम सामने बात नहीं कर सकते, जैसे हम वह हो गया, ठीक है, और हम कह लेंगे वह मतलब ही या शी, इट जो भी है, ठीक है, इनके लिए बात करेंगे। या हम दे हो गया, वे, अब वे के लिए हम बात करेंगे, दे के लिए, तो दे का मतलब वो हमारे सामने नहीं है, हम जब जिससे बात करेंगे तो वे का मतलब हम किसी और के बारे में बात करें, यानी कि तीसरे लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यू हुआ तो सामने ही है वो पर्सन, तुम, हम तभी तो बात कर सकते उससे, तो ये सेकंड पर्सन होता है, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन जो मैंने कहा, आई और वी, ये यूज करेगा शैल, याद रखना। और जब हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है। और सेकंड केस आप इसको थोड़ा समझें, एक केस में ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा
सा इनका नेचर बदल जाता है, रिवर्स हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम विल के उस केस में यूज करते हैं, सेकंड केस में हम क्या करते हैं, शैल यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। वो केस कौन कब बनता है, जब आप बात कर रहे हो ऑर्डर की एश्योरेंस की, ठीक है, और प्रॉमिस कर रहे हो, किसी से वादा कर रहे हो, या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हैं, या डिटर्मिनेशन की, आपका एक दृढ़ संकल्प है, ठीक है, या ड्यूटी है, ठीक है, कर्तव्य आपका, इंटेंशन अगर आपका इरादा है, ठीक है, और डिटर्मिनेशन हो गया संकल्प, संकल्प संकल्प, ठीक है, संकल्प, और ड्यूटी होगी आपकी कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य। लेस पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी, इस केस में जब ये वर्ड्स यूज होंगे, ये वर्ड्स आपको कहीं दिखेंगे, तो आपके इन ऑर्डर को चेंज कर देना है। जब जब आपने यूज करा था फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, उस केस में आपको यूज करना है बिल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप यूज करते थे विल, उनको यूज करना है फर्स्ट पर्सन के साथ। इस तरह से, जैसे आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, तो आप अब हम यूज करेंगे विल, और यू दे ही शी इट सेकंड और थर्ड पर्सन है, इनके साथ अब हम यूज करेंगे शेल। देखा रिवर्स हुआ ना। देखो जैसे मैं कहूंगा आई विल हेल्प माई सिस्टर, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एक मेरा संकल्प है कि मैं अपनी बहन की सहायता करूंगा, एक इरादा है, दृढ़ संकल्प है मेरा, ठीक है। यू शैल नॉट गो, मैं आपको अगर ऑर्डर जैसा कोई कह रहा है, आपको अगर आपको कोई ऑर्डर सा कह रहा है कि यू शैल नॉट गो, आपको जाना नहीं चाहिए, उस केस में आप शैल करिए यू के साथ, यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम आपको क्या यूज करना है फिर, शैल, क्योंकि ये ऑर्डर सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ऑर्डर, और ये डिटर्मिनेशन भी यूज हुआ है, ठीक है। और जैसे आप कहते हो कि ही शैल रिवार्डेड, यहाँ पे देखो प्रॉमिस ही हो रही है कि आपको रिवार्ड किया जाएगा, ठीक है, तो आप ही के साथ शेल ले लीजिए। वी शैल लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इन ओल्ड एज, देखो यहाँ पे कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, कब, जब वो बूढ़े हों, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनती है, ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य ही है हमारा, ठीक है। तो वी के साथ हमने इस केस में शैल यूज करा, जबकि आपने देखा होगा वी क्या यूज लेना था, शैल यूज कर रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पे शी ही शैल, यहाँ के ही के साथ शैल आया, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस हो रही थी। यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है गाइस, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ विल यूज होगा, ठीक है। विल एक्चुअली हमारे पास वी जो है, वी हमारे पास शैल हमारे नॉर्मल केस में होता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यूटी की, ठीक है। हमें अपने बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए, तो उस केस में वी विल होगा, ठीक है। ये बड़ा मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक है मुझसे, टाइप करते हुए मिस्टेक हो गई, ठीक है। वी विल लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इन ओल्ड एज, केस बदल जाएगा उसके पे, जब हम शैल यूज कर रहे थे तो इस केस में विल यूज करेंगे, जब हमारे पास ये वर्ड्स हो, कौन से, ऑर्डर, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा या संकल्प हो, या ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्तव्य, ये कर्तव्य है, कर्तव्य, ठीक है, ये हो, ठीक है। तो उस केस में हम रिवर्स कर देते हैं इनका यूजेस, जैसे आई विल डू दिस वर्क, यानी कि मेरा क्या है, इरादा है, इंटेंशन है, ठीक है, आई विल डू, मैं करूंगा ही करूंगा, इरादा सा है। ऐसे स्पीकिंग में आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, स्पीकिंग के लिए आप विल और शैल का ना ध्यान दें, आप नॉर्मली शेल को ही यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना, जब आप कोई इंटेरोगेटिव बना रहे हो, बस उस टाइम ध्यान रखना, उस टाइम आप विल को ही ऑलवेज यूज ना करें, शेल को यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा उस केस में, जब शेल की जरूरत हो, कब, जब हम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज याद रखें, और एक चीज और याद रखें, कि जो शेल होगा, चैल और विल आपने क्या करा, आपने इसको स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं, स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर याद रखें अगर आप स्पीकिंग भी इसी तरह के रूल से करते हो तो वो काफी इफेक्टिव होती है, एक एडवांस लेवल पे, या काफी इफेक्टिव मानी जाएगी, ठीक है, अगर आप इसी तरह से उसको एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं तो, ठीक है, वो और बेटर होगा। बाकी आप तो शॉर्ट में इंग्लिश स्पीकिंग में विल ज्यादा यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, शेल का भी यूज है, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि क्वेश्चन करा आपने कि आई शैल आई गो
ठीक है, अब देखेंगे आप आई और वी के साथ शेल यूज करा था, तो देखो शेल आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ? तो अगर आप इसमें भी स्पीकिंग में आप कहोगे विल आई गो, तो वो एक रॉन्ग सा कहा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसी से परमिशन मांग रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से। तो इस केस में आई शेल लेता था, तो आई के साथ शेल ही रखें उस केस में, जब आपका इंटेरोगेटिव हो। आप ध्यान रखें, अब विल लोगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, ये याद रखना स्पीकिंग में भी। बाकी मोस्टली आप, अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, स्टार्टिंग में कोई चीज़ें कंफ्यूज कर रही है टॉकिंग के समय, तो आप विल ही यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ और अच्छा लगेगा, पर आप राइटिंग या ग्रामेटिकली करेक्ट आपको इस तरह से करना होगा। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली, शैल यूज करा, इसका मतलब जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। आई शैल, ठीक है। आई विल बी फाइंड, मुझे क्या किया जाएगा? फाइंड किया जाएगा, मुझ पे चार्ज पड़ेगा, ठीक है। तो हाई चांस टू बी फाइंड, अगर मैं कह रहा हूं आई विल बी फाइंड, यानी कि चांस है कि फाइन पड़ेगा। और आई शेल बी फाइंड, इनकी लो चांस है। आप देख रहे हो आई अक्सर शेल लेता था, तो ये नॉर्मल बात हो गई। अगर आई जो है विल ले रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आई इस केस में विल ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब बात सीरियस है, बात सीरियस है, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है। फिर अगर नॉर्मल यूज हो रहा है, जैसे कि आई के साथ मैंने कहा ये कि शैली आता है, तो आप उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ले सकते, फिर नॉर्मल बात है। अगर आप इसके साथ रिवर्स कर रहे हैं इनके हेल्पिंग वर्ब को, तो समझे बात सीरियस है। इसलिए कोई मैटर, कोई हमारा कोई कुछ ना कुछ, हम उसमें कोई ज़्यादा जोर डाल रहे हैं कुछ बात को कहने के लिए। जैसे हमने आई के साथ यहाँ विल यूज करा, यानी कि ऐसे विल नहीं यूज होता, शेल यूज होता हमारा, है ना। इसका मतलब बात डिटर्मिनेशन की हो रही है। अगर मैंने यू के साथ शेल यूज कर लिया, हम तो ऐसे वी विल यूज करते हैं यू के साथ, तो इस केस में हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या होता है, काफी सेंसिटिव लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है जो हम हेल्पिंग वर्ब को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें, इन्हीं वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, चेंज होगी। बाकी अदर कोई भी वर्ड आए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शेल जाना है और अदर के साथ विल जाना है, ठीक है। और देखो, आई विल ये सब प्रोनाउन ही ध्यान नहीं रखें, आप राम भी ले सकते हो, ठीक है। आप राम भी कह सकते हो, आप स्कूल भी कह सकते हो। कहने का मतलब आप नाउन प्रोनाउन, नाउन को भी रख सकते हो, जरूरी नहीं नाउन प्रोनाउन ही रखना, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, और प्रोनाउन भी हो सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसमें भाई अफर्मेटिव मैं बता ही चुका हूँ, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, विल शेल आएगा, फिर बल्कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल शेल किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड। जैसे आई विल गो होम टुमारो, कि मैं कल घर जाऊंगा, ठीक है। तो आपने यूज करा आई, और आई लेता है क्या, विल लेता है या शेल लेता है? तो आई लेता है, हमने पहले पढ़ा था, आई लेता है शेल, ठीक है, आई लेता है शेल। अगर आप यहाँ विल यूज कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे ये कह रहे हैं, आपने सोच रखा कि मैं पक्का घर जाऊंगा, इस तरह से। बाकी आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई शेल गो होम टुमारो, ऐसे, ठीक है। अब नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट रखेंगे, विल और शैल यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोला ही हूं कि विल किसके साथ यूज करते हैं, शैल किसके साथ, क्योंकि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, ये सब। ही विल नॉट वर्क हार्ड, ही के साथ क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, तो ही विल नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि कब नहीं करेगा, फ्यूचर, कि हम विल यूज करा तो हम बात कर रहे हैं आने वाले समय की, ठीक है।
आपको इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से जब भी आप स्पीकिंग करोगे तो यही हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्प करेगी ये बताने में कि आप कौन से टेंस में हो, किस टेंस की बात हो रही है, पूछ किस टेंस में रहा है, कब की बात पूछ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हाउ आर यू, और अगर कोई आपसे पूछ रहा है हाउ हाउ वाज यू, ठीक है, हाउ वाज यू, और या कोई पूछ रहा है आपसे कि हाउ हैव यू बीन, तो अगर आपको यही आइडिया नहीं है कि वो पूछ कब का रहा है, कि किस टेंस में पूछ रहा है, तो आपके लिए काफी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि यार हिंदी में भी आप समझे, मैं आपसे कहूं कि आप कैसे हो, और मैं आपसे कहूं कि आप कैसे थे, और मैं आपसे कहूं कि आप तब से कैसे हो, काफी लंबे समय से आप कैसे हो, तो तीनों बात का अलग मीनिंग आया। तो इंग्लिश में भी इसी तरह से मीनिंग आएगा। जिस तरह से आपने यहाँ पे हिंदी से पकड़ा ना, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे हो तो आपको लग रहा है अभी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे थे तो आपको लग रहा है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे रहे, कैसे थे इतने समय से, या कैसे हो इतने समय से, तो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। जब हिंदी में ये तीनों अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी इसी तरह होता है। उसी के लिए तो हम टेंसेस पढ़ते हैं। टेंस हमें यही तो बताता है कि किस टाइम की हम बात कब की कर रहे हैं, किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सब टेंस बताएगा। वो पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यही मूव चेंज होते रहती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि हम कौन से टेंस में हैं, या किस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमें विल दिखा, तो इससे पता चला हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव में। देखो इंटेरोगेटिव में फिर वही क्या से शुरू होगा। जैसे मैं क्या कहूँ, क्या वे आएंगे, यानी कि कब? फ्यूचर में, क्योंकि आएंगे तो बाद में होगा ना, वो अभी तो नहीं हो रहा, ना ही पास्ट में। क्या वे आएंगे? तो अगर आपको इसको इंग्लिश बनाना तो क्या बोलेंगे, तो हम विल और शैल में से यूज करेंगे। तो वे है, तो हमारा वे किस में होता है? वे हम दे के लिए यूज करते हैं। तो हम विल यूज करेंगे या शैल? तो हम यूज करेंगे विल। तो मैं कहूंगा विल दे कम। और ये जो होगी ये फर्स्ट होगी, ये याद रखना, क्योंकि विल है ना, तो विल क्या है? मोडाल वर्ब भी है अपने आप में। और ये जब भी मेन वर्ब लेगी, वो कैसी लेगी? फर्स्ट फॉर्म की। यहाँ सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं रखी है, ठीक है। जैसे विल दे कम, सॉरी यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, इसीलिए तो विल स्टार्टिंग में चले गया, ठीक है। अगर हम कहें कि वो आएंगे, ये क्या ना लगाऊं, इतना कहूं कि वे आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दे विल कम। तो मैं ऐसे कहता फिर, बट मैंने विल स्टार्टिंग में रखा, इसका मतलब मैं इंटेरोगेटिव बना रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी और से, क्या वे आएंगे, किसी और से पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था पहले? क्या वे आएंगे? तो इस क्या का तो मीनिंग नहीं रहता है, बट हम इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, विल और शैल। वो आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर आएगा यहाँ सब्जेक्ट, जो कि मैंने यहाँ रखा था दे। फिर आएगी वर्ब, वर्ब की आएगी फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब में। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड। जैसे विल यू सी माई बुक, आपने मेरी क्या, मैं पूछ रहा हूँ क्या आपने मेरी किताब देखी? किताब देखी, या क्या आप, सॉरी देखी नहीं, क्या आपने मेरी किताब, क्या आप मेरी किताब खोगे? क्या आप मेरी किताब देखोगे? तो हम क्या का मीनिंग नहीं लेंगे, यहाँ पे विल और शैल लेंगे, आपके लिए हम विल यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे विल यू सी माई बुक, ठीक है। ये क्वेश्चन था मैं, अब देखो सी यूज करा ना ही मैंने यहाँ पे, सी, सॉ और सीन। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? सी। सेकंड फॉर्म क्या है? सॉ। और थर्ड फॉर्म क्या है? सीन। तो देख रहे हो आप, मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज करी, क्योंकि विल मोडाल भी है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म देगा। अब डब्ल्यू एच वर्ड्स देखिए। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होगा? पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, फिर आपकी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे व्हाई विल यू गो टू कॉलेज टुमारो, कल तुम कॉलेज तुम कल कॉलेज क्यों जाओगे, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, कि क्यों जाओगे। तो ये जो क्यों बताया ना मैंने बीच में, क्यों जाओगे, तुम कल, मैं पूरा लिख देता हूं, तुम कल कॉलेज क्यों जाओगे, जाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों बोला है मैंने, जो कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कह दूंगा
वाई, जैसे मैंने लिखा वाई यू गो टू कॉलेज टुमारो, ठीक है, टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है, और विल आया इसके साथ वो, राइट। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव में, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव में हो गया। देखेंगे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, फिर से वही कि आपका पहले यहाँ पे आपने क्वेश्चन वो रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट बट यहाँ पे नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा फर्क, जैसे विल दे नॉट हैव लंच, ठीक है, क्या वो लंच नहीं करेंगे, क्या वे क्या वे लंच नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो विल दे नॉट, विल आएगा दे के लिए, ठीक है, फिर नॉट आएगा, फिर विल दे नॉट हैव लंच, हैव कौन सा वाला, खाना, खाना जो खाना खाने का जो एक्शन है वो वाला हैव, ठीक है। और ये विल जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब डब्ल्यू एच वर्ड के केस में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर विल और शेल यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी वही चीजें रिपीट होगी, जैसे व्हेन विल यू नॉट गो टू ऑफिस, आप तुम ऑफिस कब नहीं जाओगे, ठीक है, नहीं जाओगे यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, विल से हमें पता चला ये बात आने वाले समय की हो रही है, तो व्हेन होगा कब के लिए, इसलिए ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, फिर हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखते हैं, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ हर टेंसेज में किस तरह से यूज हुआ, विल यूज हुआ तो जो मेन वर्ब होगी वो कैसी होती है, बेस फॉर्म, जैसे मैंने बोला ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रहती है ना, तो उसमें हमारी जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, तो हम इस केस में लेंगे बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अदर यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट के अदर यूज क्या है, इज यूज टू इंडिकेट द मोमेंट विच इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, जो फ्यूचर में होंगे, ये तो ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो इस तरह के मोमेंट को ये यूज होता है इसमें, जैसे दे विल इनवाइट, दे विल इनवाइट मी, कि वो मुझे इनवाइट करेंगे, ठीक है, वे मुझे इनवाइट करेंगे, दे विल इनवाइट मी। फिर आई शैल गो विद यू, देखो आई शैल गो विद यू, तो इस केस में क्या हुआ, आई शैल, तो आई शैल गो विद यू, ठीक है। मदर विल क्लीन द रूम, कि मदर रूम को साफ करेंगी, ठीक है, तो मदर आएगा तो विल आएगा, ठीक है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल देखो, ये थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन है ना, मदर क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, मदर सेकंड पर्सन है, तो मदर विल क्लीन द रूम, हम कह रहे हैं मदर रूम को साफ करेंगी, तो विल यूज कर लेंगे इस तरह से। यूज इन द कंडीशनल सेंटेंस इन द प्लेस ऑफ मेन क्लॉज, अब मेन क्लॉज में हम जब कंडीशनल वाले सेंटेंस आते हैं तो उसके मेन क्लॉज में हम इस फ्यूचर को यूज करते हैं, ठीक है। और इफ क्लाउज ऑलवेज फॉलोज प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो उसका इफ क्लाउज होगा, जिधर हम इफ या हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे कहेंगे उस तरफ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा रहता है, और अदर वाले में मेन क्लाउज में हमारा क्या रहता है, शैल विल कैन कुड, जितने भी ये मॉडल वर्ब्स है या फर्स्ट फॉर्म, ये सब उस तरफ रहती है, ठीक है। जैसे हमारा ये इफ क्लाउज है, ये हमारा मेन क्लाउज है, जैसे मैं कहूँ इफ दे इनवाइट अस, अगर वो हमें बुलाते, ठीक है, वी शैल अटेंड द पार्टी, हमें पार्टी अटेंड करनी होगी, ठीक है, हमें पार्टी अटेंड करनी होगी। तो आप देख रहे हो ये जो शैल है ना, ये कभी इफ वाले क्लॉज में नहीं आएगा, इधर कभी भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको रिवर्स भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी शैल अटेंड द पार्टी कॉमा इफ दे इनवाइट अस,
देखो फिर भी आपका इफ जो है अपनी पोजीशन पे बना रहेगा, और इस तरफ को जो हम लिखेंगे इफ के बाद, इफ के साथ जो भी हम रखेंगे सेंटेंस, वो रखेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो दे इनवाइट, मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब मैंने बताया था उस टाइम मैंने कहा था जैसे दे है प्लूरल है तो उसके साथ हम सिर्फ बेस फॉर्म रखते हैं जो कि इनवाइट ही है, ठीक है। अगर सिंगुलर होता तो हम उसके इसमें क्या रखते हैं, ई एस या ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। तो दे प्लूरल, तो इसमें हमने इंडेफिनिट में रखा, देख रहे हो। और यहाँ पे हमने रखा किसमें, फ्यूचर वाले में, वी शैल अटेंड द पार्टी। इस तरह से यूज होगा, जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अगर वो कठिन परिश्रम करता तो वो पास हो जाता है, ठीक है। तो देखो विल वाला जो हमने रखा, हमने सेकंड वाले क्लॉज में रखा, और इफ वाले क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को रखे, ही वर्क्स। मैंने कहा था पहले, मैंने यहाँ पे सिर्फ इनवाइट लिया क्योंकि दे के साथ, क्योंकि इंडेफिनिट में हम प्लूरल के साथ नॉर्मल फॉर्म रखते हैं, और हम ही और शी के साथ एस लगा देते, जो कि मैंने वर्क मैंने काम करना, और उसमें एस लगाया, ठीक है। उसमें एस लगाया तो ही वर्क्स हार्ड, ये तरफ, और यहाँ पे आएगा विल। इस ये हाइपोथेटिकल होता है इफ, कि जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि उसने करी तो नहीं, अगर वो कठिन परिश्रम करता, एक मतलब एक इमेजिनेशन है, तो वो पास होता है। इफ दे इनवाइट अस, अगर वो हमें बुलाते तो हम पार्टी को जरूर अटेंड करेंगे, अगर वो हमें बुलाए तो हम पार्टी को जरूर अटेंड करेंगे। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लगाते हैं हम, कंडीशंस बनाते हैं हम इफ क्लाउज, और ये मेन क्लाउज की, ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ कंसिडरिंग फ्यूचर मोमेंट, कैसे और क्या क्या होता है डिफरेंट आपका यूज कर सकते, जैसे सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था आप जो है लिंकिंग वर्ब हम तब यूज करेंगे जब आपके पास एक्शन फॉर्म नहीं हो, जैसे ही इज टू गो, ही इज टू गो दिल्ली। आप देख रहे हो ये डायरेक्ट आपकी ये फॉर्म वर्ब को फॉलो नहीं कर रहा है, टू गो हो गया जो कि एक्शन नहीं प्रेजेंट करेगी, क्योंकि टू के बाद कोई भी वर्ब आए, टू के बाद कोई भी वर्ब आए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाती है इन्फिनेटिव। क्या बन जाती है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बन जाता है। और इन्फिनेटिव का रोल क्या होता है, इन्फिनेटिव कभी भी एक्शन वर्ब नहीं होती है, एक्शन वर्ब को नहीं प्रेजेंट करती है, क्रिया नहीं होती है। तो टू के बाद देखो, अगर मैं कहता ही इज गो दिल्ली, तब तो मैं कहता कि वर्ब आ गई, बट वो गलत था। तो ही इज टू गो दिल्ली, तो ये जो है ना, ये आप ये बिल्कुल ना, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे इज, जो कि प्रेजेंट टेंस को बताएगा ही के साथ, ठीक है। और ये आप गो से कंफ्यूज ना हो कि एक्शन वर्ब, मैंने कहा था उसमें कि जब आपका एक्शन हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो, एक्शन एक्शन वर्ब आपको दिखे, ठीक है, तो उस केस में हम लिंकिंग, उस केस में हम उस एक्शन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखते हैं। मैंने कहा था जैसे मैं कहता हूं ही इज गोइंग, इज गोइंग टू दिल्ली, ये समझो। आप यहाँ पे देख रहे हो इज जो है लिंक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुई, क्योंकि मेन वर्ब ये है, देखो सीधा हेल्पिंग वर्ब को फॉलो कर रही है, ठीक है। ये अगर टू आ गया तो ये इन्फिनेटिव बन गया, इस केस में ये क्रिया नहीं कर रही है, इन्फिनेटिव क्रिया नहीं शो करती है, ठीक है। ही इज टू गो दिल्ली, ठीक है। एक तो ये दिखाएगा कि फ्यूचर मोमेंट को, ही इज टू गो दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे, इस टाइप का सेंस आएगा इसमें, ठीक है। दे आर टू प्ले दैट मैच, देखो दे आर यहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ दे के साथ, क्योंकि यहाँ एक्शन फॉर्म नहीं है, क्योंकि टू के साथ प्ले आएगा, टू हमेशा फॉलो करेगा, जब टू आपका यूज होगा तो आप फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर टू प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तो उसके बाद जीरंड फॉर्म आती है, मतलब आईएनजी फॉर्म के साथ हम वर्ब को लेते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अभी हम फिलहाल ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के आप ये देखिए कि टू के बाद हमेशा वर्ब कौन सी फॉलो होती है, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब, ठीक है। तो दे आर टू प्ले दैट मैच, तो ये जो है ना फ्यूचर मोमेंट को आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं लिंकिंग वर्ब को रख के। और लिंकिंग वर्ब कब यूज करते हैं हम, जब एक्शन वर्ब नहीं होती है, ठीक है। जब एक्शन वर्ब नहीं होती है तो लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर एक्शन वर्ब दिख रही है तो लिंकिंग वर्ब जो आपकी जो लिंकिंग वर्ब होगी वो फिर आपको क्या बताएगी, कंटिन्यूअस बताएगी, कंटिन्यूअस टेंस। जैसे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, फिर यहाँ पे गोइंग है,
टू फर्स्ट फॉर्म ये देखो, ही इज गोइंग टू टेक दैट एग्जाम, ठीक है, ही इज गोइंग टू टेक दैट एग्जाम। अब इज आया तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंकिंग वर्ब लिखा बट ये एज ए हेल्पिंग वर्ब समझिए, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा क्योंकि आईएनजी फॉर्म में हमने इसको कंसीडर करा कौन से, ये यूज हुआ हमारा किसमें, ये यूज हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, ये यूज हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और एम बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, क्योंकि मेन वर्ब गोइंग है। तो ही इज गोइंग टू टेक, देख रहे हो, ही इज गोइंग टू टेक, ये फिर से इन्फिनिटिव है, दैट एग्जाम, उसको वो एग्जाम देना पड़ेगा, ही इज गोइंग टू देने जा रहा है वो एग्जाम, ठीक है। आई एम गोइंग टू लीव, मैं निकलने वाला हूँ, कि या हम कहें वी आर गोइंग टू हैव अवर लंच, हम अपना लंच करने वाले हैं, इस टाइप का सेंस आता है। तो हम कंटिन्यूअस बताएंगे और उसके बाद इन्फिनिटिव लगा देंगे, यानी कि टू और कोई भी verb, जैसे कुछ भी कह लो आप, जैसे हम कह रहे हैं कि राम इज आएगा, इज लगा दो गोइंग, फिर राम इज गोइंग, फिर टू भी आपको स्विम कहोगे तो हो जाएगा कि राम स्विम करने वाला है, प्ले कहोगे तो राम खेलने वाला है, ठीक है, और रन कहोगे तो राम दौड़ने वाला है। तो टू के बाद कोई भी फॉर्म रख दो, ये एक फिक्स्ड है, गोइंग टू, ठीक है, ये किसके लिए, जो चीज होने वाली है, ये देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो इसको आप लिंकिंग वर्ब ना समझ के इसको हेल्पिंग वर्ब मानिए, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब गई, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब है हमारे पास, ठीक। अब है एस और लिंकिंग वर्ब प्लस अबाउट टू दिस हो गया, देखे द ट्रेन इज अबाउट टू गो, द ट्रेन इज अबाउट टू गो, यहाँ पे देखो हमारा डायरेक्ट कोई एक्शन वर्ब नहीं follow हो रही है, तो ये इस टाइम में लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, क्योंकि जब हमारे पास एक्शन फॉर्म नहीं है, क्योंकि टू गो ये एक्शन वर्ब नहीं शो होगी, क्योंकि टू के बाद कभी भी वर्ब आए, वर्ब फॉर्म आए टू के बाद, तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाती है, और इन्फिनेटिव कभी भी एक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करती है, ये आप याद रखें, ठीक है। द ट्रेन इज अबाउट टू गो, ठीक है, आई एम अबाउट टू कम, ठीक है, आई एम अबाउट टू कम, ठीक है, मैं आने वाला हूँ, ट्रेन इज अबाउट टू गो, ट्रेन निकलने वाली है, जो अबाउट टू है ना, ये वंस अगेन अबाउट टू, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है, गोइंग टू की तरह, गोइंग की तरह ये भी फिक्स्ड है, जिनका मतलब होता है कोई चीज होने ही वाला है, होने ही वाला है, ठीक है। टू के बाद जब भी हम वर्ब रखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म की रखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। बाकी आप इसको अबाउट टू है तो आप यहाँ पे लिंकिंग वर्ब रखोगे, यहाँ पे इज एम आर रख सकते हो, वॉज एंड ये सब रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूअस का फॉर्म रख के टू लगा के फिर आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं कोई होने वाला action करने के लिए फ्यूचर में, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर का इंडेफिनिट, किस किस तरह से इसका यूज करते हैं, और आपको जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं तो आप उसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं, ठीक है। पर गाइज ध्यान रखें, अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। थैंक यू सो मच।